नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल निवेश विद कौशिक के अगले एपिसोड में। इतने संदर्भों में हमने चर्चा की है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से होने वाले फ़ायदे के बारे में, उसके अलग बेनिफिट्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के अंदर दाखिल होने से लेके एग्जिट होने तक किस किस किस्म के चार्जेस एक म्यूचुअल फंड हाउस, डिस्ट्रीब्यूटर या हमारी गवर्नमेंट अट्रैक्ट करती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के तहत म्यूचुअल फंड हाउसेस कई तरह के चार्जेस को अट्रैक्ट करती है। इसके लिए हर एक इन्वेस्टर को उसका संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है और वो चार्जेस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के रिटर्न को भी वक्त वक्त काफ़ी अफेक्ट करती हैं। इनके रिटर्न जो होती है इम्पैक्ट करती है नेट रिटर्न्स पे, जो इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट के आखिरी चरण में संयोजित करता है। सो हम पूरे मेन एक्सपेंसेस की लिस्ट को कैटेगराइज करते हैं कुछ इस तरह से। म्यूचुअल फंड हाउस में एंट्री के तहत एक मेजर रिडक्शन होता है चार्जेस, जो कि एक एएमसी कवर करती है, वो एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो सरल शब्दों में म्यूचुअल फंड के रख रखाव को कहते हैं, जो कि परसेंटेज के तर्ज पे अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के तहत डिडक्ट करती है। एक्सपेंस रेशियो कई एक अलग अलग चीज़ों को लेके कंसिडर करती है, जिसमें कि किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉस्ट, रजिस्ट्रार और कस्टोडियन फीस और ऑडिट एंड कंप्लायंसेस फीस के तहत रेगुलाइज होती है। म्यूचुअल फंड को कभी भी सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर इन सारे डिफरेंट एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं और म्यूचुअल फंड की अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह के एक्सपेंस रेशियोज को रिड्यूस करती हैं। और म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियोज की लिमिट जो होती है वो सेबी के तत्वावधान में एक लिमिटेड होती है। म्यूचुअल फंड मनचाहा एक्सपेंस रेशियो अपने हिसाब से कैटेगराइज और उसको सेट नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी बात जानने की ये है कि एक्सपेंस रेशियो जो होती है वो डेली डिडक्ट होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के एसेट से, जो कि उसके नैब से रिड्यूस होके जो उसके अमाउंट होती है, बची खुची अमाउंट, वो किसी भी इन्वेस्टर के प्रोफाइल में ऐड की जाती है। जैसा हमने बताया, एक्सपेंस रेशियो अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस अपने अलग कैटेगरी ऑफ फंड के लिए अलग रखते हैं। तो इसको मोटे मोटे शब्द में आप समझें कि जो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड होती हैं उसकी एक्सपेंसेस रेशियो ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा मतलब 0.5 से कहीं तो भी 2.5% तक। और दूसरी पैसिव म्यूचुअल फंड जो होती है, जैसे कि आप फर्ज करें या आपके इंडेक्स फंड्स को या ईएलएसएस यूनिट से लिंक्ड होते हैं, उनकी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होती है, 0.1 से 0.5% तक। एक्टिव म्यूचुअल फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करनी पड़ती है, पूरी एनालिटिकल टीम रखनी पड़ती है और वक्त मार्केट के अलग उतार चढ़ाव के हिसाब से उसको अपने फंड की सिलेक्शन भी चेंज करनी पड़ती है। इसकी वजह से उनके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं। वेयर एज पैसिव म्यूचुअल फंड जो कि किसी भी थीम के साथ, किसी भी इंडेक्स के साथ अलाइन होते हैं, इसकी वजह से उसकी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होती है। अंततः इन्वेस्टर को काफ़ी कम फी पे करनी पड़ती है। अब हम फंड टाइप के तहत एक्सपेंस रेशियो की डिफरेंट कैटेगरी को भी समझते हैं। आपने फंड के टाइप तो समझे होंगे, जैसे फंड इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, डेप्ट होते हैं और मिड कैप के होते हैं। इसी हिसाब से अगर आप डेप्ट फंड का चुनाव करते हैं तो उसमें एक्सपेंस रेशियो नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब 0.1 to 0.5% से ये लोअर होते हैं किसी भी दूसरी श्रेणी के मुकाबले। दूसरा हाइब्रिड फंड आता है, जो कि वो आपके बैलेंस फंड के तहत उसकी गिनती होती है, जो कि आपको इक्विटी और डेप्ट का मिक्सचर होता है। इसकी यूजुअली एक्सपेंस रेशियो कहीं भी 0.2 से 2.0 तक होती है। और जो डायरेक्ट प्लान इक्विटी की होती है उसकी एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा होती है, जो 0.1 से 2.5% तक होती है। सो अंततः आप जानें, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स की एक्सपेंसेस रेशियो कभी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बाज़ार के जोखिमों के हिसाब से जुड़े रहती है, जिसके लिए एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को अपनी सूझबूझ और काफ़ी एनालिटिकल स्टडी करनी पड़ती है। दूसरा आता है समझने योग्य बात, वो होती है टाइप्स ऑफ प्लान। कभी भी आप म्यूचुअल फंड में अगर आप उसमें निवेश शुरू करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। डायरेक्ट प्लान, जिसमें कि कोई भी निवेशक खुद म्यूचुअल फंड हाउस से वो ऑनलाइन या फिर उनकी फंड हाउस से जाके नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से जाते खुद ब खुद खरीद सकता है। और दूसरा आता है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान इनकी एक्सपेंस रेशियो कहीं भी ज़्यादा होती है, क्योंकि यूजुअली इसको एजेंट या बैंक सेल करते हैं। सो किसी भी निवेशक को सलाह दी जाती है कि वो एक्सपेंस रेशियो, हायर एक्सपेंस रेशियो से बचने के लिए डायरेक्ट प्लान खुद खरीदें, जिसकी लिमिट कम होती है।
कि मैं दोबारा बता रहा हूँ कि डायरेक्ट प्लान लेने की सलाह दी जाती है। इसमें एक्सपेंस रेशियो कहीं तो भी आपके 0.1 से लेके 1% तक ही होते हैं, लेकिन दूसरा रेगुलर प्लान, उसी स्कीम के रेगुलर प्लान अगर आप किसी एजेंट से लेते हैं, किसी बैंक से लेते हैं, तो चूंकि उसमें एजेंट की कमीशन होती है, इसलिए इन्वेस्टर को उस एग्जिस्टिंग फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.3 से 2.5% तक दी जाती है। मैंने अभी बताया कि एक्सपेंस रेशियो जो होती है वो सेबी के रेगुलेटरी लिमिट्स के तहत होती है। सो सेबी ने हर एक फंड हाउस की मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपेंस रेशियो को पहले ही निर्धारित किया हुआ है, और ये लिमिट घटती है जैसे जैसे म्यूचुअल फंड के एसेट अंडर मेंटेनेंस का साइज बढ़ता है। यानी ऐसे फंड हाउस को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है जो कि इन लिमिट्स के तहत में रहें। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि एक्सपेंस रेशियो की डिफरेंट वेरिएशंस क्या है बिफोर यू एंटरिंग इनटू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। दूसरे एक्सपेंस की बात करते हैं, उसका टर्मिनोलॉजी का नाम है एग्जिट लोड। यानी एग्जिट लोड जब कभी भी आप किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से अपने यूनिट्स को सेल करते हैं, उससे एग्जिट करते हैं किसी तयशुदा वक्त के तहत, तो आपको एक अलग फीस अट्रैक्ट की जाती है। यानी कभी म्यूचुअल फंड के रिडेम्पशन पे इन्वेस्टर हैज़ टू pay to the mutual fund house the exit load. So exit load की फ्रीक्वेंसी को कम करना किसी भी इन्वेस्टर के हितों के हिसाब से अच्छा होता है, ताकि वो अगर बार बार एग्जिट करे अपने किसी फ्यूचर फंड के अलग अलग यूनिट से, तो यूज़र हैज़ टू अननेसेसरी पे मोर चार्जेस। किसी किसी म्यूचुअल फंड हाउस में एक अलग कैटेगरी आती है टू क्लेम द चार्जेस टू द इन्वेस्टर ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन चार्ज। ये वन टाइम चार्ज किसी भी इन्वेस्टर को दी जाती है बिफोर और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग सम यूनिट्स इनिशियली। ये अगर एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड से ज़्यादा के अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चार्ज यूजुअली और कॉमन होती है रेगुलर प्लान में। और ये जो प्लान के तहत अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर निवेश करते हैं डायरेक्ट प्लान की जगह अगर रेगुलर प्लान में, तो ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटर या इंटरमीडिएट्स के पास जाती है। अगले टाइप ऑफ चार्जेस को कहते हैं एसआईपी चार्जेस। जो एसआईपी चार्जेस किसी एएमसीज में एक छोटा पोर्शन ऑफ इंस्टॉलमेंट में हर वक्त वो कट होता है, सो एसआईपी चार्जेस करते हैं। लेकिन आजकल मैक्सिमम फंड इस टाइप की चार्जेस को वेव ऑफ करते हैं। कुछ डिफरेंट मिसलेनियस चार्जेस के तहत म्यूचुअल फंड हाउस अकाउंट मेंटेनेंस फीस लेते हैं, जो कि एक काफ़ी छोटी पोर्शन में फीस होती है, जो कि इन्वेस्टर्स के अकाउंट से डिडक्ट की जाती है। और एक चीज़ कंसिडरेबल है, वो है स्विच फी। यानी कभी भी आप म्यूचुअल फंड हाउस में अगर टाइप और कैटेगरी ऑफ फंड से स्विच करते हैं, मसलन अगर आप इक्विटी से बैलेंस से डेब्ट में अगर स्विच ओवर करते हैं, सो यू नीड टू पे द स्विच ओवर फीस एज वेल। अब हम बात करते हैं चार्जेस और फीस एट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट। जब भी एक इन्वेस्टर अब अपनी इन्वेस्टमेंट की मियाद पूरी करके अब अपने किसी भी यूनिट को रिडीम करते हैं, तो उसे किसी भी कैटेगरी में दो तरह के चार्जेस को बियर करना पड़ता है, जिसे हम गवर्नमेंट कैटेगरी में LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप अपनी होल्डिंग को 12 मंथ के पहले या इस साल भर के पहले अगर आप रिडीम करते हैं, तो यू नीड टू पे 15% ऑफ द चार्जेस एज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इसको अगर आप साल भर से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं, तो दिस चार्ज रिड्यूस टू 12.5% प्लस। और अगर हम डेब्ट फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं और अगर उसमें यूज़र अगर कोई भी 24 महीने से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं, तो उन्हें 12.5% या इंडेक्सेशन फुल स्टॉप नो। अगर कोई भी इन्वेस्टर डेब्ट फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं और वो 2 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं, तो उन्हें 12.5% के ही तहत परसेंटेज के हिसाब से उनको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज देने पड़ते हैं। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 24 मंथ से कम में रहें, तो इन्हें एज़ पर उनके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हमने बात की म्यूचुअल फंड्स के जर्नी में होने वाले डिफरेंट एक्सपेंसेस की, डिफरेंट फीस की, जो कि या तो म्यूचुअल फंड हाउस क्लेम करती है या फिर गवर्नमेंट के टैक्सेशन में उस टैक्स स्लैब में वो इंटरेक्ट करती है। अब बात आती है किस तरह कोई भी इन्वेस्टर इन सारे चीज़ों को बखूबी एक इंस्ट्रूमेंटेड करे कि ताकि उसके चार्जेस को रिड्यूस करें। उसके स्टेप्स मैं बताता हूँ। आप रेगुलर प्लान लें या डायरेक्ट प्लान लें, हमेशा हर इन्वेस्टर को बताई जाती है कि वो खुद के अपने रिसर्च के साथ
पूरी तरह माकूल होकर डायरेक्ट प्लान ही लें, जिसका कि एक्सपेंस रेशियो कहीं तो भी कम होता है रादर देन रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान हर वक्त कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस के एजेंट, बैंक्स के एजेंट आपको सेल करते हैं, जिसमें इट विल बी अट्रैक्टेड बाय हायर एक्सपेंस रेशियो। अवॉइड टेकिंग रेगुलर प्लान। If you would like to pay less expense fees, always go for passive funds. Like आप कभी भी इंडेक्स फंड या ETF लेते हैं, चूँकि वो कभी भी किसी भी एक थीम के साथ ओरिएंटेड होते हैं, इसकी एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी कम होती है, जैसा मैंने बताया 0.1 to 0.5%. So ultimately it will be giving a very reduction of fees to be paid at the time of your unit redemption. Any investor need to be avoid unnecessary transaction. आपका मूल मंत्र होना चाहिए निवेशित रहें। आप अपने गोल के साथ उसको अलाइन करके रखें और जब भी आपकी गोल की मैच्योरिटी हो तभी आप अपनी यूनिट की विड्रॉल करें। फ्रीक्वेंट यूनिट की परचेजिंग रिडेम्पशन से आपको अन्यथा ज़्यादा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। सो इसलिए टू अवॉइड फर्दर ट्रांजेक्शन सो दैट यू नीड टू पे लेस ऑफ द फीस। उपयुक्त कही हुई बातों को इम्प्लीमेंट करके, ऐसी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके कोई भी इन्वेस्टर इंश्योर कर सकते हैं कि अपने वेल्थ का एक बड़ा पोर्शन और इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा पोर्शन को सही काम पे लगाएं। इससे क्या अपने लॉन्ग टर्म के बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने वेल्थ क्रिएशन को अच्छे रूप से पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। उम्मीद करते हूँ कि ये एक्सपेंसेस की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। सदा निवेशित रहें और अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। मैं आपको बार बताना चाहूँगा, मैं किसी भी किस्म का सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अलग अलग अध्ययन से लिए गए हैं और अध्ययन हेतु ही लिए गए हैं। अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। धन्यवाद।